नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, हमने हाल ही में 16 दिसंबर को कल ही विजय दिवस मनाया। 1971 की वो जीत जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। हमने सोचा था कि ईस्ट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दफन हो गया है, लेकिन आज 2025 में रियलिटी कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर सिचुएशन बदल चुकी है। सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं बल्कि एग्रेशन का लेवल बढ़ चुका है। वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया से असली खबरें आ रही है, जहां स्कूल जाने वाली लड़कियों को हैरेस किया जा रहा है। लड़की बीएसएफ के जवानों पर हमले हो रहे हैं। मतलब कैसे धीरे धीरे बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनता जा रहा है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियोस को तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ले आ पाए, कुछ नॉलेज आपको हासिल हो हमारे वीडियोस से। यही हमारा मकसद है। तो आज हम इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे, हम जाएंगे 1947 और 1975 के इतिहास में, ताकि आप समझ सके कि ये अचानक नहीं हुआ जो भी हुआ है। ये रेडिकलाइजेशन का कैंसर पिछले 50 सालों से वहां पर पनप रहा था, बस अब वो फट चुका है, मतलब फट के बाहर आया है। कनेक्ट करेंगे डॉट्स को इकोनॉमी, हिस्ट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी से। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बांग्लादेश की आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है। देखिए, जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, मतलब आज का बांग्लादेश, रिलीजन के नाम पर बना था। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने जल्द ही रियलाइज किया कि वेस्ट पाकिस्तान उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन मानता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर मिस हो जाता है। 1971 में जब मुक्ति बाहिनी पाकिस्तान आर्मी से लड़ रही थी, तब वहां कुछ एलिमेंट्स ऐसा भी था जो पाकिस्तान का साथ दे रहा था। ये थे रजाकार्स, अल बदर और अल शाम्स। ये ग्रुप्स जमाती इस्लामी के स्टूडेंट्स विंग थे। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि अपने ही बंगाली इंटेलेक्चुअल्स और माइनॉरिटीज को चुन चुनकर मारा, रेप किया लोगों को और बुरी तरीके से उनको मारा। बहुत ही ब्रूटल तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था। इसके बाद इंडिया ने क्या किया? इंटरफेयर किया, क्योंकि बांग्लादेश में जो चीज हो रहा था उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी आ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा बांग्लादेशी अब भारत में घुस रहे थे, शरण ले रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान वाले अपने ही लोगों के साथ बदसलूकी, मतलब ब्रूटली टॉर्चर कर रहे थे। तो उससे बचने के लिए भारत में शरण ले रहे थे ये बांग्लादेशी लोग, और ये चीज दिन ब दिन बढ़ता गया और ऐसा समय आ गया कि ये चीज भारत के लिए बहुत ही मुसीबत बनने जा रहा था। तो इसीलिए भारत ने क्या किया? सबसे पहले तो भारत ने ये ठान लिया कि इनको इन टॉर्चर से बचाना है, साथ ही ये जो शरणार्थी का जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करना है। इसलिए भारत ने क्या किया? 1971 में जंग छेड़ दिया ईस्ट पाकिस्तान के साथ, और इंडिया जो है ये वॉर जीती, वो भी पैंट उतरकर भारत के आर्मी के आगे पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था। इसके बाद क्या होता है? ईस्ट इंडिया आजाद हो जाता है, बांग्लादेश बन जाता है, और शेख मुजीबुर रहमान इन सब के लीडर थे, कि फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है बांग्लादेश का। तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को सेकुलर बनाएंगे। इसके बाद क्या होता है? 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है, और ये बस एक हत्या नहीं थी, मर्डर नहीं था, बल्कि सेकुलरिज्म की हत्या हुई थी बांग्लादेश में। जनरल जियाउर रहमान, मतलब जो बीएनपी का फाउंडर है, ये पावर में आते हैं। नोट कीजिए इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म शब्द को हटाया। दूसरा है सबसे डेंजरस, जिन्होंने 1971 में रेप और जेनोसाइड किया था, उन पर से बैन हटा दिया गया, उन्हें पॉलिटिक्स में वापस लाया गया। मतलब सोच के देखिए, जिन लोगों ने बांग्लादेश में ही रहकर बांग्लादेशियों के साथ ही रेप किया था, मर्डर किया था, जेनोसाइड किया था, टॉर्चर किया था, पाकिस्तानी आर्मियों का साथ दिया था, उन्हीं के ऊपर जो बैन लगा था वो बैन हटा दिया। उसके बाद जनरल इरशाद आए, इन्होंने 1988 में इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। तो जो लोग आज हैरान है कि बांग्लादेश रेडिकल कैसे हो गया, देखिए उन्हें यह समझना होगा कि 1975 से लेकर 1990 तक वहां की मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स ने स्कूल टेक्स्ट बुक्स और कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर पूरी जनरेशन को एंटी इंडिया और रेडिकल बना दिया था। शेख हसीना का टाइम सिर्फ एक पॉज था, फुल स्टॉप नहीं। अब आते हैं प्रेजेंट डे पर। अगस्त 2024 में जो हुआ वो सिर्फ स्टूडेंट का गुस्सा नहीं था। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश की ग्रोथ फोरकास्ट को ड्रास्टिकली कट कर दिया है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में जा रहा है। इंडस्ट्रियल पुलिस का डेटा उठा के देखोगे तो 100 से ज्यादा बड़ी गारमेंट फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है बांग्लादेश में।
बायर्स अब ऑर्डर इंडिया या वियतनाम शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं, बांग्लादेशियों ने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। इन्फ्लेशन जब दिसंबर देखोगे तो नवंबर दिसंबर में 11-12% चला गया था बांग्लादेश में, अभी फिलहाल 8.29% पे है बांग्लादेश में ऑफिशियली। ग्राउंड पर हालात इससे भी खराब हो सकते हैं। देखिए, जब इकोनॉमी डूबती है ना तो पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए रिलीजन और एंटी इंडिया हेट का यूज किया जाता है, जो अभी हो रहा है बांग्लादेश में। एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट अब ढाका में चल रही है जो इस्लामाबाद में चलती आई है और अब भी चल रही है। आप लोग देखोगे कि पाकिस्तान में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका देश का जीडीपी भाड़ में जाए, उनका देश भाड़ में जाए, उनको बस एंटी इंडिया हेट फैलाना है, इंडिया के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे जीतना है, बस इतना ही। और वही चीज अब सेम हमें ढाका में होता हुआ दिख रहा है। अब मैं आता हूं सबसे सीरियस इशू पर, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। आपने न्यूज में सुना होगा और लोकल रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही है और मैंने वीडियो भी देखा है कि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स विलेजेस जैसे नॉर्थ 24 परगनास, मुर्शिदाबाद, नदिया में टेंशन बहुत ही हाई है। देखिए, पहले इन्फिल्ट्रेटर्स क्या करते हैं, चुपचाप बॉर्डर क्रॉस करते थे। पहले ये होता था कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स है ये चुपचाप बॉर्डर क्रॉस करते थे, अब वो बोल्ड हो चुके हैं। लोकल विलेजर्स और इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि बॉर्डर के पास स्कूल जाने वाली इंडियन लड़कियों को बांग्लादेशी साइड से टीज किया जाता है, ऑब्सेंस कमेंट्स पास किया जाता है और पत्थर मतलब स्टोन पेल्टिंग, ये तो आम बात है। ये सिर्फ छेड़खानी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाओ। इसका मकसद है बॉर्डर पॉपुलेशन में डर पैदा करना ताकि वो जमीन छोड़कर पीछे हट जाए और स्मगलिंग या इन्फिल्ट्रेशन आसान हो जाए। अगर आपको लगता है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ, तो एक कंफर्म्ड इंसिडेंट बताता हूँ। अगस्त 2024 में ही वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक महिला बीएसएफ कांस्टेबल जब पेट्रोल कर रही थी तो उन पर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ने शार्प वेपन से हमला किया। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए फायर करना पड़ा। सोचिए, अगर वो यूनिफॉर्म्ड सोल्जर पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं तो आम सिविलियंस और स्कूल गर्ल्स के साथ ये लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, ये मैं नहीं कहूंगा, बट उस रास्ते में निकल पड़ा है बांग्लादेश। तो आपको पता है कि बांग्लादेश में जेल से क्रिमिनल्स और टेररिस्ट, अंसुरुल्लाह बांग्ला टीम के लोग बाहर रह चुके हैं। ये लोग बॉर्डर एरियाज में आकर क्राइम्स कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ढाका में अब कोई नहीं बचा है उन्हें रोकने वाला। देखिए, कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर है। जैसे पाकिस्तान में आर्मी या आईएसआई सब चलाती है, बांग्लादेश में अब यही मॉडल वापस आ रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट बस एक मास्क है। रिपोर्ट्स है कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स लाइक उल्फा फैक्शंस, अब इनको वापस बांग्लादेश में सेफ हेवन ऑफर किया जा रहा है ताकि वो इंडिया को डिस्टेबलाइज कर सके, फिर यहाँ पर हिंदूज पर अटैक करके उन्हें इंडिया की तरफ ढकेलना। ये पाकिस्तान 1947 से कर रहा है। अब बांग्लादेश भी सेम स्ट्रेटजी यूज कर रहा है इंडिया पर रिफ्यूजी प्रेशर डालने के लिए। इंडिया के लिए ऑप्शंस लिमिटेड है लेकिन क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू। देखिए, यहाँ पर इंडिया के लिए ऑप्शंस लिमिटेड है लेकिन क्लियर है। सबसे पहले तो जीरो टॉलरेंस ऑन बॉर्डर्स, बीएसएफ को शूट एट साइट ऑर्डर्स देना चाहिए, लेकिन साथ ही एग्रेसिव डिफेंस का मैंडेट होना चाहिए। जो इंसिडेंट महिला कांस्टेबल के साथ हुआ है वो दोबारा ना हो। स्मार्ट फेंसिंग और ड्रोन सर्वेलेंस को 100% कवर करना पड़ेगा। दूसरा है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ रेडिकल्स। इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो यूएन हो या ह्यूमन राइट्स बॉडीज हो, यह मुद्दा उठाना पड़ेगा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज और इंडियन बॉर्डर पॉपुलेशन सेफ नहीं है। तीसरा है इकोनॉमिक लेवरेज। बांग्लादेश आज भी इलेक्ट्रिसिटी, ऑनियंस मतलब प्याज और एसेंशियल गुड्स के लिए इंडिया पर भारी डिपेंड रहता है। हमें इस लेवरेज को यूज करना चाहिए। अगर बांग्लादेश हमारी सिक्योरिटी के साथ खेलेंगे तो इकोनॉमिक कॉस्ट उन्हें भारी पड़नी चाहिए। चौथा है स्ट्रेंथन चिकन स्नेक। देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा सबसे वीक पॉइंट है, हमें वहां मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी होगी और साथ ही कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो म्यांमार के थ्रू है और दूसरे रूट्स को भी फास्ट ट्रैक करना होगा। बाकी देखिए, चिकन स्नेक काट देंगे बांग्लादेश वाले तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ जो है कट जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जरा मैप को देखिए, बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश ऐसा कुछ करता भी है तो वो ज्यादा देर तक, दिन तक नहीं कहूंगा, ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएगा बिकॉज भारत के पास और भी रूट्स है। खैर, जो भी हो, तो ओवरऑल यही है कि 1971 का बांग्लादेश अब बदल चुका है। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी हमने अपने पड़ोस में रेडिकलिज्म को इग्नोर किया, हमने भारी कीमत चुकाई है। कारगिल हो, 26/11 हो, ये तो पुरानी बात है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको पता होगा, पहलगाम अटैक हो गया। तो जो लोग हमारे बॉर्डर पर स्कूल गर्ल्स को परेशान कर रहे हैं
वो कल हमारे शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट भी कर सकते हैं अगर उन्हें रोका नहीं गया। इंडिया को अब बड़ा भाई नहीं बल्कि एक सतर्क पड़ोसी बनना पड़ेगा, क्योंकि दोस्ती इंपॉर्टेंट है लेकिन तब तक जब तक दोस्ती सामने वाला भी निभाए। आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।